अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो गुज़िश्ता पूरे हफ्ते की इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जो आज के दिन में होने वाली दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं। एक तो खान साहब जो अचानक से अपना लॉन्ग मार्च जिसको धरने में कन्वर्ट होना था, एक मुख्तसर से खिताब के बाद ख़त्म करके रवाना हो गए थे, बिलाखिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि खून खराबे के खौफ से कोई डील नहीं हुई हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, हमने खून खराबे के खौफ से इस सारे मामले को ख़त्म किया है। 6 दिन का वो अल्टीमेटम वक्त देकर गए थे कि 6 दिन के बाद वो दोबारा आएंगे। आज उन्होंने मज़ीद वजाहत की कि हम उस तरह से तैयार नहीं थे कि हमें किन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा ये भी वजह है कि उतनी बड़ी तादाद में हम नहीं पहुँच पाए या उस तरह से हम ऑर्गेनाइज नहीं थे। गो के राना सनाउल्लाह साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड थे, वो हर तरह से रोकना चाह रहे थे, तमाम तर चीज़ें वाज़े थीं। जब केपी से आ रहे थे तो केपी के वसाइल और मशीनरी साथ लेकर आए, अटक पुल को अबूर किया, तो ये तमाम तर चीज़ें अगर कहा जाए कि उन तक वाज़े नहीं थीं तो ये बड़ी हद तक वाज़े थीं। दोबारा आने की बात भी वो कर रहे हैं, लेकिन आज खान साहब का जो घनगरज थी उनके लहजे में वो निस्बतन कम थी। उनको मायूसी हुई है, उनके कारकुनान मायूस हुए, इस बात का इजहार उन्होंने ख़ुद भी किया है। आज वो ये कह रहे हैं कि जून के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें और फिर हम किसी किस्म के भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस पर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आप 6 सदियों तक भी नहीं आ सकते इस्लामाबाद, ऐसा सोचे भी ना, ये हम और हमारे इत्तेहादी फ़ैसला करेंगे कि आइंदा इंतखाबात कब होने हैं। और उन्होंने ये भी वाज़े किया, और ये हकीकत भी है, कि अहम तरीन इशूज़ पर माजी में जब उनकी हुकूमत थी बारहा अपोजिशन कहती रही, दावत देती रही, लेकिन किसी मामले पर भी उन्होंने कहा कि वो किसी सूरत भी अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। उनकी जगह पर शाह महमूद कुरैशी बैठते थे, कोई और वज़रा बैठते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ख़ुद बैठने के लिए तैयार नहीं है। आज वाज़े नहीं किया कि वो ख़ुद बैठेंगे या नहीं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसे अल्फाज सामने आना कि वो तैयार हैं हर मामले पर बातचीत करने के लिए, तो यकीनन ये भी एक बड़ा इट्स अ चेंज ऑफ हार्ट, मैं कहूँगा बड़ी तब्दीली है जो हमें नज़र आई है। अब सवाल यह है कि आया 6 दिन के बाद क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, क्योंकि वाज़े तौर पर जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी, बजट देने जा रही है गवर्नमेंट और बार बार ये कह रही है कि अपनी मुद्दत पूरी करनी है, तो नज़र नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से आम इंतखाबात का ऐलान अब कर देगी हुकूमत। और नहीं होता तो खान साहब जो एक मरतबा वो शो पुटअप नहीं कर पाए फॉर वट एवर रीज़न, किस तरह से दूसरी मरतबा अपने कारकुनान को जो मायूस हो गए हैं, जिनको अचानक सरप्राइज़ मिला इतनी तवील जद्दोजहद के बाद, उनको किस तरह से दोबारा और बड़ी तादाद में वो लेकर आने में कामयाब होंगे। द क्वेश्चन रिमेंस देयर। मैं इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करना चाहूँगा। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आमिर इलियास राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़। हमारे साथ है ताहिर मलिक साहब, हमें प्रोग्राम में लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर कैसे देखते हैं, एक तो एक सबके लिए सरप्राइज़ था, एक तो वो लोग जो उनके कारकुनान थे, बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात वो सुबह तक जागते रहे, तादाद एक रीज़नेबल तादाद तो थी, गो के बहुत कम थी उससे जो उन्होंने बताई थी, लेकिन कंटेनर्स हट रहे थे, एक शो पुटअप हो सकता था, फिर एक सर्टन डिस्टेंस उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे घंटों में तय किया। क्या वजूहात रहीं? अब इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं है, उनको ये खौफ जब लोगों की हलाकतें हो गई, मारामारी हो गई, टीयर गैस का इस्तेमाल हो गया, फिर ये ख्याल आया कि खून खराबा नहीं चाहते, दोबारा आएंगे तो दोबारा क्या तैयारी से आएंगे कि खून खराबा हो? तैयारी किस किस्म की करके आएंगे, पहले सवाल ये था। और मेरे ख्याल सवाल ही किया भी गया था, गुस्सा आ गया था उनको। ये भी सवाल किया गया था कि आपके कारकुन तरबियत याफ्ता नहीं है, आपने इनको ट्रेन नहीं किया, इखलाक में, सियासत में, बुनियादी हुकूक में तरबियत नहीं दी आपने उनको, तो उन्हें गुस्सा आ गया, उठ के चले गए। वो जाहिर सी बात है, सख्त सवाल, तल्ख सवाल था। उसका भी हक था सवाल करने का, इनका भी हक था जवाब देने का, जवाब पूरा देते। लेकिन सवाल ये तैयारी क्या करके आएंगे। तैयारी करके आए थे ना कि 1 महीने से बल्कि ज़्यादा अरसे से तैयारी हो रही थी, डेट पे डेट पड़ रही थी, तारीख पे तारीख सामने आ रही थी, और फिर बड़ी मुश्किल से तारीख का ऐलान हुआ तो आ गए। उसके बाद अच्छा आ जाते, कोई मसला नहीं था सॉरी, अगर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो बहुत नरम है, जो बहुत सॉफ्ट है, जो बिल्कुल उनके हक में जाता है, उस पर अमल कर लेते तो मेरा ख्याल है ये बलवा नहीं होता। देखें, अगर ये उस ग्राउंड में चले जाते सीधे आकर, जहाँ जो पिन पॉइंट किया गया था, जो इनके वकील ने कहा था कि हाँ मैंने बात की है अपनी क़यादत से, वो उस पर तैयार है, इस पर अमल कर लेते तो कोई मेरा ख्याल है शायद, क्योंकि वहाँ से पुलिस भी हटा ली गई थी, वहाँ इंतजाम भी शुरू हो गए थे, 3 घंटे दिए सुप्रीम कोर्ट ने,
वो इंतजाम भी कर लिए गए थे। तो वहाँ चले जाते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब लोगों ने दरख्तों को जलाना शुरू किया, दरख्तों को जलाना यार, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपको पता है, बिल्कुल। 50 साल पुराने दरख्त हैं वो बड़े, बड़ा विरसा है हमारा, बड़ा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट सबके लिए बेहतरीन है, वो खूबसूरती के लिए बेहतरीन है। उनको जलाया गया, लोगों को मारा पीटा गया, पुलिस ने आंसू गैसी की, शेलिंग की। अव्वल तो मुझे इस बात से इख्तलाफ था कि इनको रोका गया, रोकते नहीं, चलने देते यार। डी चौक जाते, आगे 245 लगी हुई है, वहाँ आर्मी खड़ी हुई है, वहाँ क्या कर लेते ये। मेरा ख्याल है कि 245 के बाद ही ये वापस आए। उनको अंदाज़ा हुआ है और उनसे कह दिया गया था, शायद बहुत से सोशल मीडिया बात आ रही है कि आपके पास बंदे नहीं हैं, आपको शर्मिंदगी होगी, और हम यहाँ मौजूद हैं। तो अब ये सूरत हाल है। अब आइंदा क्या तैयारी करेंगे, किस तरह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने ये कहा अटॉर्नी जनरल के जवाब में कि शायद उनको वो मैसेज नहीं मिला हो जो हमने दिया था कि ग्राउंड पे जाइए, डी चौक मत जाइए। अब उसको ख़त लिख रहे हैं, क्या क्या मांग रहे हैं, क्या लेकिन बेग मांगना साहब, चाहते एक हैं। तो हकीकत है कि सिचुएशन तो डिफ्यूज हो गई ना उस दिन, बड़ी अनएक्सपेक्टेडली हुई, किसकी उसमें शिकस्त हुई, लेकिन सिचुएशन डिफ्यूज हो गई, खत्म हो गया, एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरह होगा। ऐसा एक घंटे में हुई है, जी। एक घंटे में हुई है। क्या मुहरकात रहे होंगे बेग साहब? मेरा ख्याल ये है कि मैसेज क्लियर था, लाउड था कि लोग नहीं लाए आपके पास, सिर्फ पेशावर से लोग आए, पंजाब से लोग नहीं आए आपके पास। और मेरा ख्याल है पंजाब से वाकई लोग नहीं आए, और इधर सिंध से तो कोई नहीं गया, बलूचिस्तान से भी कोई नहीं गया। सिंध में मेरे बहुत सर, अच्छे दोस्त हैं। जनूबी पंजाब से कोई नहीं गया बेग साहब? जनूबी पंजाब, शाह महमूद कुरैशी साहब खुद यहाँ से आ रहे थे, साथ उनके शाह महमूद डोगर साहब कुरैशी चंद साहब लोगों के साथ जनूबी यहाँ पंजाब पर थे। शाह महमूद कुरैशी साहब जनूबी पंजाब थोड़ी है भाई, विफाक है, होते वफाक विफाक। भी नहीं है, एक फर्द है वो। अच्छा, वो एक फ़र्द वाहिद है, तो कामयाब बात है सर, फ़र्द वाहिद हैं, फिर भी अहम जगहों पर रहते हैं जिस भी पार्टी में रहे। मैं ज़रा राना साहब से जानूँ, तो इस्लामाबाद से सारी सिचुएशन देख रहे थे। राना साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार था कि ये कब आएगी, ये आज हमें आई बिलाखिर, कल मामला ख़त्म हुआ और फिर आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। अब वैसे क्या मामला है? मुझे जहाँ तक पता है, जो हार्डकोर सपोर्टर है पीटीआई का, जितनी मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, आप उस पर ज़्यादा की बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, वो तो अब भी कहता है बड़ी हिकमत अमली हो गई, खान ने शिकस्त दे दी, वो दोबारा भी आने के लिए तैयार हैं। ये कुछ तो है जो ये चीज़ चलती है और पीपल बाय दिस। देखें असलान साहब, बात यह है, जो फॉलोअर है ना वो इमरान खान के साथ खड़ा है, और इमरान खान साहब के जो फॉलोअर बिल्कुल नाराज होके, खामोश होके, दूध-रंज होके घरों पे बैठ गए थे कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो इसको डिलीवरी के लिए दिया था और ये बिल्कुल बेकार निकला, और पंजाब में चीफ मिनिस्टर ने जो कुछ किया और फिर इन्होंने विफाक में किया, बैड गवर्नेंस हुई, तो सब लोग खामोश थे। लेकिन असल इशू आपको मैं बताऊं कि वो तब हुआ, जलसे जुलूस इस तरह की फिजा बनी उससे कि पता नहीं ये इलेक्शन में क्या करेंगे। हम तब भी कहते थे कि देखें, सिंध के अंदर अंदरूनी सिंध में जरदारी साहब के मुकाबले में कोई नहीं है। कराची में एमक्यूएम ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर इनको फैसिलिटेशन अवेलेबल नहीं होगी तो हम इनको बिल्कुल 14 से 3-4 पे ले आएंगे, हमें कोई इशू नहीं है। बलूचिस्तान के रिजल्ट्स वही आने थे। केपी के अंदर इमरान खान साहब के लिए सिर्फ मुश्किल तब होनी है जब पीपल्स पार्टी, नून, जेयूआई और एएनपी मिल जाएं, तो फिर ये जो वॉक ओवर मिलता है, 4 मुखालिफ अलग लड़ते हैं और एक लड़ता है, तो वो भी खत्म होना था। और बैटलफील्ड थी पंजाब, जहाँ पे इमरान खान साहब के वोटर जाग चुके थे। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि जी नून लीग के वोटर इनके साथ चले गए थे? वो नहीं गए थे। फिर फैसिलिटेशन ना होती, नून लीग के वोटरों को तो बकायदा नैब की प्रेस रिलीजें दे के, टेलीफोन के अननोन नंबरों से हाँका गया था कि आप पार्टी छोड़ दें या आज़ाद लड़ लें। वो 2018 का इलेक्शन था, फिर आखिर में आरटीएस था, जो अब कहीं पे अवेलेबल फिलहाल मौजूद नहीं था इनके लिए। ऐसे में अमरीकी चूरन बिक और मार्केट में इनकी हवा बन गई। बहुत मैंने अजमाली जायजा आपको पेश किया कि पंजाब में इलेक्शन इनका और पीटीआई का और नून का ही होता, लेकिन इन्होंने अपनी मिथ सारी तबाह कर ली। और मेरे ख्याल के अंदर ये जो लॉन्ग मार्च ऐलान किया, और पंजाब में बिल्कुल पुलिस ने एक्शन किया है, कोई शक नहीं है। और जितना वो दफा यरकानवे जिसे कहते हैं पंजाब में, वो ये लगाई है कि इनके जो डाई हार्ड वर्कर्स थे, लीडर्स थे, उनके छापे मारे हैं, सारे तितर बितर हुए, भाग लिए।
और फिर कोई तंजीम साजी तो नहीं थी ना। अब आप देख लें कि जो पंजाब का सदर है उसके बारे में आ रहे हैं कि वो पंजाब में किसी एक लीडर के घर बैठ के खाना शाना खा के वापस हो गए। और लाहौर में अगर हजारों लोग, आम पब्लिक, बात हो रही है आम पब्लिक की, जो इनके फॉलोअर थे वो क्यों नहीं निकले? किसी को रुकावट जो मौजूद थी ना, वो जब आप शहर निकलने के लिए रास्तों कहते हैं सारे पंजाब में थी, लेकिन अगर लोग निकलते तो सारा मीडिया, पीटीआई का अपना सोशल मीडिया उसे दिखाता, ना लाहौर में, ना गुजरांवाला में, ना फैसलाबाद। आप मुझे बताएंगे मुल्तान वाले अच्छा, ये राना साहब दिलचस्प बात है कि लिबर्टी चौक में रात को एक साइजेबल अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट थी जो लोग खुद से निकले किसी लीडरशिप के बगैर। बताओ ना अफसान साहब, आप देखें मुल्तान वाले शाह महमूद रही साहब कंटेनर पे, सियालकोट वाले उस्मान डार साहब कंटेनर पे। अच्छा, मुल्तान शहर से आमिर डोगर साहब इस्लामाबाद में आग लगवाने की तैयारियां करते हुए अपने ड्राइवर के हाथों में नीचे गिर गए। वो वीडियो मौजूद है कि जी बिल्कुल। तो ये जो शहरों में जिन लोगों ने निकालना था वो तो सारे दबक के या अपने शहरों से गुम थे, या खान के कंटेनर के नाम पे पहले यहाँ कि हमें लाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। वो भी पैसे भी नहीं खर्च हुए, जो जमा हुए वो तो सेक्रेटरिएट में चले गए। वो अब उनके अपने भांजे हैं या क्या यादी साहब उनके पास गए हैं या किसके पास गए हैं, वो कल को फिर कोई और घर का भेदी लंका ढाएगा तो पता कि इस पैसे कहाँ से आए थे। देखें, जब आप चलाते हैं तो फिर रास्ते, आप मुझे ये बताएं, केपी में कोई कहीं पुलिस ने रोका था किसी को? केपी के अंदर से 5-6 हजार लोग टोटल सब में मौजूद थे। इनका अंदाजा था जब मैं आऊंगा सवाबी में हेलीकॉप्टर पे तो 1000 लोग मेरे। परेशानी और भूखा आलम था जब ये सर्वे पे पहुंचे हैं। आपको मैं बताऊं कि पंजाब के जो एंट्री पॉइंट था अटक पे, वो केपी के चंद दर्जन कह लें या 100 के करीब लोग हैं जो मोटरवे पे आए और उन्होंने पुलिस के साथ वो बट्टे शट्टे मारने शुरू किए। तो इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो तकरीर की वो ये कि सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी आ गई, हमारे लिए रास्ते खुल गए हैं। मैं सबसे कह रहा हूं, रास्ते खुलने का फिक्रा कहने के बाद कि रुकावटें तोड़ो और डी चौक आ जाओ। भाई, इनके काफिले को पंजाब में किसी एक जगह ऑब्स्टिकल नहीं आई, बल्कि पुलिस ने इनके अपने लोगों को हटा के क्लियर किया। अब पेशावर मोड़ इस्लामाबाद, जहाँ आप कभी बैठा करते थे ना, FIA के DG होते थे, उस दफ्तर पे श्रीनगर हाईवे पे जहाँ मौलाना फजल रहमान जलसा करते थे, वहां ये सेंटोरस जो चौक कहलाता है, फेट के ब्रिज और जो ब्लू एरिया में एंटर होते हैं आप ऊपर से, वहां का फासला जो 10 मिनट का था रात का और सुबह के वक्त में इन्होंने 4.5 घंटे में तय किया। ये किसके इंतजार में थे? ये राइटली सेड राना साहब, ये फैक्ट्स हैं, ये हकीकत है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मलिक साहब, क्या कहेंगे आप इस वक्त, क्या हुआ लाहौर में, क्या हुआ ख़ास तौर पे? मैं यास्मीन राशिद साहिबा अगर पहुंच सकती हैं, एक बीमारी से भी लड़ी, एक बहादुर कारकुन भी हैं, वर्कर भी हैं, सब कुछ हैं, वो पहुंच सकती हैं अगर इस्लामाबाद, तो बाकी हम लोग जो इनकी सफ़ों में रहे सूबाई सतह पर, वफाकी सतह पर, कुछ भी नहीं हुआ लाहौर में। ऐसा क्या था? अवामी सपोर्ट नहीं थी, लीडरान खुद विलिंग नहीं थे, छापों से डर गए थे, क्या मामला थे? देखिए, मेरी राय में ये तो ना कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाब है, ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नाकाम है। आप ये भी जेब में रखें कि आज का जो सियासी जमाना है वो बहुत ज्यादा मीडिया डिपेंडेंट है, कि लोग घरों में बैठ के एक पैसिव पार्टिसिपेशन हम में ज्यादा हो गई है, जिस कल्चर की हम बात कर रहे हैं। मैं इसको कोई इतना नाकाम शो नहीं देखता। लाहौर में उस शाम को भी लोग इकट्ठे हुए हैं इमरान के पास। मैं समझता कुछ उन्होंने एक दो हवाले से गेन भी किया है, उनकी पार्टी में थोड़ा सा एक अवामीपन भी आया, थोड़ी मुजामत भी आई है। चले क्योंकि पाकिस्तान में मिर्जा साहब हमारे भी सीनियर है, वो समझते हैं यहाँ का कोई भी सियासी कुव्वत उतनी देर तक सर्टिफाइड नहीं होती जब तक वो पंजाब पुलिस से लड़ न ले। तो मुबारक हो PTI को, उन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, कोई शेल शुल खाए हैं, कोई डंडे सोटे खाए हैं। तो आप इस गर्मी में, इस मई में मेरा ख्याल इतने ही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। वो 20 लाख वाली एक्सपेक्टेशन ही गलत थी। मेरे ख्याल में एक मुनासिब रिस्पॉन्स है, इतना किया को अच्छा काम नहीं है। मगर जो असल इशू मुझे लग रहा है वो उससे भी ज़्यादा सीरियस है कि खान साहब ने जो हाइप क्रिएट की थी, वो जो अग्रेशन को जहाँ पे लेके गए हैं, अब
पता नहीं है बाकी 4 दिन रह गए हकीकी आज़ादी को, अब 4 दिन के बाद वो क्या ऐसा चीज़ लाएंगे जिससे वो दोबारा मोमेंटम बनाएंगे, लोगों को फिर री एनर्जाइज करेंगे। मुझे लगता है कि प्रेशर खान पे बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और एग्रेशन उन्होंने बहुत ऊपर ले गया है, और उस वक्त सबसे ज़्यादा हुकूमत ईज़ है, इमरान पे प्रेशर है, ये मेरी राय है। कहाँ मिस कैलकुलेशन हुई आप समझते हैं खान साहब से? यही एक्सपेक्टेशन थी तो फिर तो आके बैठ जाना चाहिए था, जिस तरह आप कह रहे हैं। एंड मैंने ये पहले भी कहा कि रीज़नेबल अवाम थी, इतने लोग थे कि वो बैठने का फ़ैसला कर सकते थे डी चौक तक आकर। वो कह रहे हैं कि जी खून खराबे से बचने के लिए H9 में बैठते तो बिल्कुल ही धड़न तख्ता हो जाता। फिर क्या रीज़न रही होगी? एक तो मुझे ये वाज़ेह है, बाकी आप भी इत्तफाक करेंगे कि जो उन्होंने इतना डिले किया, अपने सफ़र को तवील किया, वो किसी न किसी फ़ोन कॉल, किसी चीज़ के इंतज़ार में थे। इवेंचुअली उन्हें वो काम करना पड़ा। रीज़न्स क्या रही होंगी कि उन्हें ये बिल्कुल तब्दील करना पड़ा, जिससे उनका अपना कारकुन मायूस है, आज वो खुद भी एडमिट कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा मुश्किल बात कर लेने दे मुझे। मैं समझता रीज़न बड़ी आसान है। हमें शायद एस्टेब्लिशमेंट ने हमें आज़ाद किया कि नहीं किया, ये उनसे पूछ लें। मेरा लिए खुद भी आज़ाद भी नहीं होना चाह रहे। हमारा जो पॉलिटिकल माइंडसेट है, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो PTI हो, शायद अभी एक जिस कल्चर में हम रह रहे हैं उसमें हमें कोई बड़ा भाई चाहिए, कोई हमारे डंडे सोटे वाला चाहिए जो हमारा फैसला करे। तो मुझे लगता है कि खान साहब के 2 रोल हैं। खान साहब ने एक पॉलिटिकल रोल, पॉपुलर रोल लिया है, बड़ा अग्रेशन भेजते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, मगर अंदर से सच ये नहीं है। मुझे अंदाज़ा है, मैं क्योंकि आपको पता ही, अब जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि जब वो वहाँ पे इस्लामाबाद पहुँच गए थे, हो सकता है उनको एक आध ऐसे ही फ़ोन आया कि भाजी वो घंटे 2 बाद सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच बैठ रहा है। वो अगर आपको यही कह देना कि भाई आपने जिस जगह हमने आपको इजाज़त दी थी आप वहाँ नहीं गए, तो हम आपको 5 मिनट पनिशमेंट देते हैं कि आप चुप होके खामोश होके हमारे सामने आपकी ये सज़ा है, तो वो उसी वक्त नाअहल हो जाते हैं। तो ये यहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है, इसको समझें, इसमें डिसीजन मेकिंग नहीं है। अगर आप सारे समझ गए तो फिर आप नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। जिस तरह बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में एक पीछे बैकअप सपोर्ट ज़रूरी होती थी, जिसको फ़ोन किया जा सके, बुलाया जा सके लड़ाई पड़ने पे, जो आके आपको रेस्क्यू करे। ये मुल्क की सियासत भी इसी तरह चल रही है। मेरे ख्याल से इससे तो हर नौजवान को भी रिलेट कर लेना चाहिए, आप जो खान साहब के साथ और हकीकी आज़ादी की बात। एक चीज़ मैं कहूँगा, बल्कि बेग साहब से ज़रूर इससे कमेंट लीजिएगा। मैं समझता हूँ भुट्टो की फांसी के बाद 77 to 79 इस मुल्क में जो पॉलिटिशियन ने एक चीज़ समझ ली थी कि आप नज़रियाती रहेंगे, असूली रहेंगे, कायम रहेंगे, तो आपका अंजाम बहुत खौफनाक होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मेरा ख्याल 79 के बाद एक कंप्रोमाइज माइंड मार्केट में है, और उसकी एक शक्ल इमरान खान भी है, बेनज़ीर भी है, जरदारी भी है, शहबाज भी है, सारी एक खेल के खिलाड़ी हैं। राइटली सेड सर। मैं आगे बढ़ते हुए अब ज़रा बेग साहब की जानिब आऊँगा। बेग साहब, अब दोनों चीज़ों को ज़रा इस वक्त एनालाइज कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द थर्ड थिंग। एक तो अब खान साहब ने क्या करना है, वो 6 सदियाँ भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं अब नहीं आ सकते। ये मेरे ख्याल से हम सबको भी वाज़ेह है कि दूसरा राउंड इतना अच्छा नहीं होगा। पहले में तवक्को थी, अब उतना चार्ज नहीं होगा दूसरा राउंड, और इतने थोड़े अरसे के बाद। तो खान साहब के पास क्या गुंजाइश है? और मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देख रहे हैं, जो उन्होंने की वाज़ेह पैगाम दे दिया कि सोचें भी ना, कि आप बताएंगे, हम फैसला करेंगे, और अब हम बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। गो कि दीगर रहनुमा उनके कह रहे हैं कि बैठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा उस तरह नहीं, जब आपके पास गुंजाइश थी तब आप किसी मामले पर नहीं बैठे हमारे साथ। पहली बात ही तारिक साहब ने जो फ्रेमवर्क बताया काम करने का, भुट्टो पोस्ट भुट्टो एरा, भुट्टो साहब की फांसी के बाद एक बड़ी मुज़ाहमत थी भुट्टो की, बहुत ताकतवर मुज़ाहमत थी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो समझते हैं कि वो इस मुल्क के मालिक हैं। तो फांसी हो गई उसको, और उसने फांसी का फंदा चूम भी लिया और वो चला भी गया दुनिया से। अब उसका उर्स होता है, मेले लगते हैं, अब वो मेले तक रह गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब वो नज़रिया भी ख़त्म हो गया, वो नज़रियाती फ्रेमवर्क भी ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही कहा तायर ने कि अब सिर्फ एक मुनाफिकाना सियासत बाकी रह गई है, और उसी के कैदी इमरान खान साहब भी हैं। कोई नई बात नहीं है, कोई तब्दीली की बात नहीं है, इक़्तिदार की बात है। इक़्तिदार चाहिए, मिल गया था 3.5 साल, क्या किया मैंने मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि डॉलर की कीमत क्यों कम हुई, मुझे नहीं पता टमाटर और प्याज की कीमत क्यों बढ़ जाती है, मुझे नहीं पता कि मेरे मुल्क में गंदम और चीनी की किल्लत के बावजूद ये एक्सपोर्ट क्यों हो गई।
मुझे नहीं पता कि मेरे मुल्क से डॉलर कैसे स्मगल होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये 3.5 साल इस तरह गुजर गए हमारे, और भी गुजर जाएंगे। अब जो भी आएगा उसके पास कोई नजरियाती ताकत नहीं होगी, कोई नजरिया नहीं होगा। मसला ये है अलमिया, ये है हम सब उस नजरिए की मार खाए हुए हैं। ताहिर ने भी खाई है, राणा साहब ने भी खाई है, आपने भी खाई होगी। बिल्कुल सही कहा, बैग पीछे तंजीम होती थी हर NSF के या जमीयत के पीछे, जो बताती थी क्या करना है, और वो उनके थिंक टैंक हुआ करते थे। अब तो स्टूडेंट यूनियन भी नहीं है जो आपकी किरदार साजी करें, वो भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, दूसरी बात ये कि मरियम औरंगजेब की बात कर रहे हैं आप, आज एक इजलास और भी हुआ है, और वज़ीर दाखिला की सदारत में हुआ है, और उन्होंने कहा कि नो मोर फड्डा, नो मोर घेराव, नो मोर जलाओ एंड स्टोन पैटलिंग। वाज़े तौर से कह दिया है, अब कोई आए तो शराफत से आए, नमाज पढ़ के वज़ू करके आए और नमाज पढ़ता वापस चला जाए। उन्होंने ये भी कहा है वज़ीर दाखिला ने, मुमकिन है अमल करें ना करें मुझे नहीं पता, पहले भी एक हद तक उन्होंने अमल किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो रास्ते खुल गए इमरान खान के लिए, वरना वो तो रोक चुका था वहाँ पर। उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया है आज, और कहा है कि अब कोई चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरियम का बयान इससे मिला लें आप, और कल प्राइम मिनिस्टर ने जो हाथ मार के कहा कि ये फैसला हम करेंगे अगस्त 2023 तक हम हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के पास बिलावल भुट्टो की एक ऑफ़र मौजूद थी 4 महीने पहले कि असम्बलियाँ तोड़ दें, इंतखाबात करा दें, वो रिजेक्ट कर दी गई। उससे पहले और ऑफर्स रिजेक्ट कर दी गई। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन यही है कि वो गुस्से में हैं, गुस्से में रहें, और गुस्से में तैयारियां करें, और फिर इस्लामाबाद आएँ। इस्लामाबाद आएँ तो फिर ये लोग तैयार हैं, देखें क्या होता है। अदालत का एक तफसीली हुक्म आना बाकी है अभी अदालत का, उस पर भी थोड़ा सा देखेंगे कि वो अदालत क्या कह रही है, कौन कौन सा ग्राउंड अलॉट कर रही है, क्या ज़ाब्ता कार बना रही है, क्या SOPs बना रही है। मुझे लगता है ये कि जस्टिस फायज़ ईसा का जो फैसला एक साइड में किया गया, एक तरफ कर दिया गया, उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया, डिस्कस भी नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में, वो बड़ी गलती थी। बिल्कुल सही। आमिर इलियास राना साहब, अब सवाल ये है, कल कोर कमेटी का इजलास बुला लिया CMKP के हाउस में 2:30 पे चीज़ें हो रही हैं। अब खान साहब, अगर दोबारा जिस तरह से कहा जाता है रास्ते खुले रहेंगे, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई ग्राउंड मिल जाता है कि आएँ बैठें दें धरना, लॉन्ग मार्च भी लेके आएँ, ये गलती खान साहब दोबारा फिर कर जाएंगे कि फिर ये इस तरह की कॉल दे के आ जाएं और 10-12 दिन के बाद, या उनके लिए ये सुसाइडल होगा अगर वो करते हैं? देखें, एक तरफ फील्ड मार्शल का पोता उनके साथ है और एक तरफ अल्लामा इकबाल का पोता उनके साथ है। दो मुतजाद चीजें एक वक्त में है, और वो खुद इन सब के उलट हैं, और जब दिल करता है वो बादशाह बन जाते हैं, और जब चाहते हैं तो फकीरी इख्तियार कर लेते हैं। और आज वो गुस्से में भी थे पेशावर में, उन्होंने सहाफ़ी के सवाल पे गुस्सा किया, कैमरे के सामने कम और ऑफ द कैमरा ज्यादा किया, और कहा कि पता नहीं किन लोगों को यहाँ माइक पकड़ा दिया जाता है। तो मर्जी का सहाफ़ी नहीं था ना सर। रही इस्लामाबाद में भी अब रोने के पहले 2-3 हफ्ते में प्रेस टॉक में 2-4, मैं भी 2-4 दफा गया, सवाल ले लिए गए। उसके बाद उनको आदत नहीं रही थी, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को बुलाते थे जिनको अपनी मर्जी की बात सुना लें और जवाब में भी उनकी मर्जी की बात मिल जाए। तो सवाल लेना अब उनके लिए तौहीन का बाइस है, बात करना तौहीन का बाइस है कि जो वो कह रहे हैं बादशाह सलामत, तो वो कह दिया जाए और सुन लिया जाए। तबीयत में उनके उर्दवानी पाई जाती है, क्योंकि वो पठान भी हैं, फिर तुर्क पड़ोसी भी हैं, कि वहां पे कोई बोले ना और कोई हिले ना, तो सारे के सारे इस किस्म के चाहिए। अब जो मैंने आप बात, जो राना सनाउल्लाह की बात चुगताई साहब ने कही, तो कल हमजा शहबाज ने भी एक लाहौर में मीटिंग की थी, और उनका ये था कि जो कुछ हुआ उससे डबल होगा। तो क्लैरिटी के साथ वहां पे भी एक मैसेज उनके पास मौजूद है कि हमने इनको हिलने नहीं देना, कि जब ऐलान करते हैं। शेख साहब अभी 2 दिन से, परसों वो लाल हवेली में आखिरी वक्त में आए, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है कि इमरान खान कंटेनर पे नहीं चढ़ने दिया, क्योंकि घेराव जलाओ की तकरीर के तो वो मास्टर हैं, लेकिन पिंडी शहर से वो भी लोगों को नहीं निकाल सके, आमिर कियानी भी नहीं निकाल सके। इस्लामाबाद के अंदर से इंडिजिनस भी लोगों को आना चाहिए था, जो मम्मी डैडी ग्रुप जिसको कहा जाता है कि शाम में वो सैर सपाटे पे आ जाए, कुछ लोग आए,
और उनकी वीडियो शेड्यूल फटाफट बनवाई, गैस के शेल चल रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है G9 जाएं और आप रेड जोन भेज रहे हैं उनको, तो रेड 245 2014 में भी लगा था और आसिम सलीम बाजवा साहब ने कहा था कि ये स्टेट की निशानी है, पार्लियामेंट हाउस सुप्रीम कोर्ट, यहाँ आर्मी सिंबॉलिकली रहेगी। और वो आखिर में जब पीएम हाउस पे करने की कोशिश की थी तो 2 ASP थे जिन्होंने आंसू गैस के शेल शुरू किए, तो खान साहब का कंटेनर खाली था, सारे भाग गए थे, सिर्फ कादरी साहब के साथ लोग मौजूद थे। मैं आपको बताऊं जिन्होंने मार खाई है वो भी 2 मजहबी तंजीमों के लोग थे, PTI के साथ जो आए हुए थे, वरना इनके मम्मी डैडी ग्रुप गायब था, ये मैं आपको बता दूं। बाकी 1200-1415 लोगों ने 3 घंटे एंगेज जरूर रखा है ब्लू एरिया में। खान साहब जब 4 घंटे में पेशावर मोड़ से जो चंद किलोमीटर है और स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचे हैं, उनको अंदाजा हो चुका हुआ था। अब इसकी बैकग्राउंड जहां मैंने बात खत्म की थी पिछले सेगमेंट में, आपने सवाल अगला कर लिया था कि जी वो क्या टेलीफोन कॉल के इंतजार में थे, क्या उनको अंदाजा हो गया था मायूसी का शिकार। तो वो पेशावर से जब निकल के स्वाभाविक पहुंचे, लोगों को देख के वो हो गए थे, गुस्सा भी था। तो वो हेल्प आउट जो किया वो किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि शहरी आज़ादियों का ख्याल करें, लेकिन उन्होंने बुनियादी हकूक की जो बात की है कि उसकी भी एक होती है। तो आप जजों के ऊपर उनके कंधों पे नहीं चढ़ सकते, आपको अपने लोगों पे इत्मीनान करना चाहिए। आप एक डेमोक्रेटिकली अगर क्वेश्चन करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि तारीख दोगे तो जाएंगे। राना साहब थोड़ा सा सम अप करते हैं, गेटिंग बैक टू ये दोबारा करेंगे, और अगर करते हैं तो इज इट गोइंग टू बी अ सुसाइड फॉर हिम? देखिए मेरा ख्याल है ये अब भी रास्ता ढूंढेंगे कि इस तरफ ना आए, क्योंकि इनको अंदाजा हो गया कि लोग, मैं आपको बताऊं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर रास्ते एक दूसरे से शहर में जाने आने के लिए तो रुकावट थे। पिंडी के अंदर लियाकत बाग में जाने पे किसी को पाबंदी नहीं थी, वहां 50,000 इकट्ठे हो। इस्लामाबाद के अंदर 1 लाख बंदा ब्लू एरिया, इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन के अलावा कहीं कंटेनर नहीं था। पूरे आप G13 से शुरू हो जाएं और आप बैरिया एनक्लेव तक चले जाएं, पूरे इस्लामाबाद सारा खुला हुआ था, हर सेक्टर खुला हुआ था, कोई रुकावट नहीं थी। लोग ठीक है राना साहब, पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब, आपकी क्या राय होगी? इस वक्त बड़ा वाज़ेह तौर पर ये तो कह दिया गया, आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, अब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने की तरफ है या कोई मुनासिब वक्त तलाश करेंगे जब इत्तेहादी चाहेंगे। खान साहब के प्रेशर में अर्ली इलेक्शंस की तरफ वो नहीं जा रहे। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा होगा या कोई खान साहब के पास अब चॉइस रह गई है टू पुट मोर प्रेशर, क्योंकि यही एक अवामी ताकत थी, उस तरह से नहीं रही। अब दूसरी गो में क्या कुछ कर पाएंगे? आके एक धरना दे देंगे एक मुख्तस जगह पे तो कोई डिस्टर्बेंस होगी, किसी को तंग कर पाएंगे कि कोई इलेक्शंस की तरफ चला जाए? खान साहब के लिए कोई आसान रास्ता नहीं था। मैंने जिससे पहले भी कहा था, खान साहब अगर धरना नहीं देते, दोबारा वार्म अप नहीं करते, लोगों को इकट्ठा नहीं करते, तब भी मरते हैं, अगर करते हैं तब भी मरते हैं। अगर वो खामोश होकर बैठ जाते तो किधर गया वो खान, वो फाइटर, वो लड़काने वाला जिसने अमेरिका को भी ठीक करना है, जिसने वर्ल्ड बैंक से भी जान छुड़ानी है, IMF से भी जान छुड़ानी है, रूस से सस्ती कनक भी लेनी है, और इंडिया भी उनसे डरता है, सारी दुनिया उनसे डरती है। तो एक तो आपका ये इमेज है, उसके लिए आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। अग्रेसिव होंगे तो मेरे ख्याल कुछ चीजें पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने फैसला कर ली कि भाई दाल रोटी खानी है, IMF से पैसे लेने हैं, चुप करके जूते खा के जिंदगी गुजारो। तो आपको बात मेरे ख्याल समझ आ जानी चाहिए, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे लिए इमरान इज इन ए फिक्स फ्रॉम बोथ साइड। हाँ के पास रास्ता नहीं है, हाँ अग्रेसिव होता है वहां पे भी फंसता है, अगर खामोश होता है वहां पे भी फंसता है। लॉजिकली मेरा ख्याल ये है कि इमरान के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है एक्सेप्टेंस, कि पॉलिटिकली प्रेशर रखें, जलसे करें, अपनी अपोजिशन रखें। 1 साल तो कोई इश्यू ही नहीं है, नवंबर तो आप मुंह से खुद मान रहे हैं, तो बाकी कहानी क्या है? 3-4 महीने की आप चुप करके नहीं, आप जरूर अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं और एग्जैजुरेट करके लोगों को इकट्ठा करने के लिए कभी अपनी कत्ल की प्रेशर डाल देते हैं कि मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान अपने पुराने बेसिस पे चले जाए तो उनके लिए बड़ा अच्छा साफ सुथरा रास्ता है, क्योंकि ये जो 30 रुपए बढ़ने का मतलब है, अभी इसमें 70 रुपए बाकी है। IMF की जो डिमांड है, आप 1200 अरब रुपया सब्सिडी दे रहे हैं तेल पे सिर्फ, तो
कोई भी बैंकर जिसने आपसे इंटरेस्ट लेना वो कभी इस तरह नहीं करेगा कि आपको उधार देता जाए, आप लोगों को सस्ता तेल दे के पॉलिटिकली गेन करे। वो कहते हैं भाई हम कोई पाकिस्तानी नहीं, हम तुम्हारी को मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं है, हमसे पैसे लेने, हमें साइंटिफिकली समझाओ, वापस किस तरह करोगे। तो इस हुकूमत में आना बड़ा बेशुमार अभी प्रेशर शुरू हुआ है। ये भी अब ये करेंगे, ये सियाने लोग हैं, ये हो सकता है, मुझे लगता है ये $1 बिलियन आपको मिल जाएगा IMF से, वो मिलने से 5-6 बिलियन जो बाकी लोग हैं, वो सऊदी अरब है, UAE है, वहां से कुछ 4 पैसे आ जाएंगे, तो डॉलर हो सकता है 180-170 की रेंज में ले आए। थोड़ी सी चीजें ये मेकअप करेंगे, लॉज ही अपने हक में करेंगे, और ये 1 साल में उस टाइम का इंतजार। और दूसरा ये काम इन्होंने शुरू कर दिया जो मैं पहले भी कहता था, ये इमरान को थकाएंगे। पंजाबी जुबान में एक लफ्ज होता है थकाना, कि आप अगले की एनर्जी निकालें, उसके जलसे कराएं, उसको कहिए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और इमरान ने वही काम किया, एग्जॉस्ट किया अपने आप को 1 महीने में, बेशुमार जलसे और इनका हाई होप्स। ठीक है, मैं मलिक साहब तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से प्रिसाइज एक ही सवाल पर राय ले लेता हूँ। अब जो सूरत हाल है, कुछ दिन पहले तक बेग साहब सूरत हाल ये थी कि कहा जा रहा था कि PDM ख़ास तौर पर नून लीग बंद गली में दाखिल हो गई है, ये सब जगह पे चल रहा था। अब अभी जो मलिक साहब ने एनालिसिस किया, जो ओवर हम सिचुएशन देख रहे हैं, खान साहब भी बंद गली में दाखिल हो गए, ये महज इत्तेफाक है, हुआ क्या, सब बंद गली में है इस वक्त, या आप समझते हैं कि किसी के लिए अब विन विन सिचुएशन है और कोई एक बंद गली? नहीं, खान साहब तो हमेशा बंद गली में रहे। ये बात अलग रही कि उस बंद गली का अकबी दरवाज़ा खोल दिया जाता था उनके लिए, वो चले जाया करते थे, निकल जाया करते थे। अब जो ऑप्शन आप पूछ रहे हैं ना, एक पहले ताहिर साहब ने जो बात कही, मैं उसकी तरफ आऊँगा कि इकनॉमी में मुश्किल फ़ैसले कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कल आपने एक फ़ैसला किया, 30 रुपये का इजाफा किया आपने पेट्रोल में, जबकि 58 अभी बाकी है, 58 रुपये का खसारा बाकी है। तो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जंप कर गया 700-800 पॉइंट, और डॉलर नीचे आ गया 2 से 2.25 रुपये, मतलब 201 से 199 पर आ गया डॉलर। तो ये इम्पैक्ट तो आता है, मार्केट प्लेयर्स तो मार्केट में खेल रहे होते हैं। अब आपने एक सवाल किया था क्या करें, तो 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन हुकूमत के पास है कि इमरान खान का मुतालबा तस्लीम कर ले कि जून में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे, और तारीख हो सकती है अगस्त 2023, क्या ठीक है, और इलेक्शन कमीशन से भी कह दे कि हम तैयार हैं इसके लिए। दूसरा खान साहब ऐसा तो है नहीं है ना बेग साहब, ये तो आप भी जानते हैं ना, मामला तो नहीं है ना ऐसा। फिर इमरान खान साहब के पास ऑप्शन है कि अपने इस्तीफे वापस लेकर पार्लियामेंट वापस जाएं और अदम पेश कर दें, खत्म खेल। मतलब कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, ठीक हल हो सकता है, लेकिन 2023 की तारीख तो मतलब ये तो दिसंबर की 2022 भी मेरा नहीं ख्याल है काबिल कबूल होगी। 2023 8 महीने मांग रहे हैं। देखिए ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि वो 8 महीने मांग रहे हैं कि मैं 8 महीने का टाइम दे दो, उसके बाद इंतखाब करा दो। सही। राना साहब आपकी क्या राय होगी सर, बंद गली में कौन है? बड़ा प्रिसाइजली बताइएगा, वक्त कम है, मैं फिर तारिक मलिक साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू। बंद गली में बेचारा पाकिस्तान है, जिसके ऊपर किसी को तरस नहीं आता, जिसके ऊपर ना अदलिया तरस करती है, ना फौज करती है, ना मैं करता हूं, ना आप करते हैं, ना सियासतदान, सब देखे ना, आप बड़ा सबको फंसा लिया है। अब किसी को बड़ा बनना चाहिए और बिठा के पाकिस्तान के लिए चाहिए कि भाई ये इन मुजाहिरों से, इन दावों से कि किसी को 6 सदियां नहीं आने दिया जाएंगे, और कोई कहे कि मैंने चलने नहीं देना, इससे मुल्क नहीं चलता, हमने बहुत तबाह कर लिया है। इस बेचारे पाकिस्तान पे सबको तरस खाना चाहिए, सबको रास्ता बनाना चाहिए, ना बंद गली से रास्ता खोलना चाहिए, ना किसी को चोर दरवाजे का रास्ता देना चाहिए। इलेक्शन वाहिद हल है जिसके लिए सबको बिठाएं, बात करें, हल निकालें, साल में निकालें, 6 महीने में निकालें, दावों की बजाय काम करें, पाकिस्तान को चलाएं, जिससे आप सबकी, हम सब इश्क भी है और रिस्क रोटी भी वाबस्ता है। ताहिर मलिक साहब सर क्विकली आपकी राय लूंगा, फिर इख्तिताम करूंगा। बस मेरी तो राय सिंपल है, एक उसमें सारे सवालों के जवाब है। 47 से 2022 तक एक वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करके नहीं गया। इस रियासती ढांचे पे, स्ट्रक्चर पे एक सिर्फ जिम्मेदारी है, वो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। 75 साल में ये 7,000 अरब रुपए सालाना पे चलती है रियासत, ये हमें एक फेयर इलेक्शन नहीं दे सकी। इससे बड़ा फेलियर कोई नहीं। टाइम है कम कि आप एक फेयर इलेक्शन पाकिस्तान को दे दें और पाकिस्तानी लोगों को ये ताकत दे दें कि वो मर्जी से वजीर आजम लाए, मर्जी से उसको निकाल दे। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। यकीनन ये तीनों ही अहम जो बातें की गई हैं वो बहुत अहमियत की हामिल हैं। जो बेग साहब ने की
राना साहब ने, कि यही 3 शायद सम अप करती हैं इस सारे मामले को, कि यही वक्त की अहम ज़रूरियात हैं और इसी से ही शायद एक कॉन्टीन्यूटी मिलेगी और एक इस्तेहकाम मिलेगा और ये जो अदम इस्तेहकाम की एक सूरत हाल है ये ख़त्म होगी और उसी में मईशत की बेहतरी है, तमाम मामलात की बेहतरी। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।